गाइस, मैं रुखसार सन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। लोग सर की वीडियो, कल हमने एक वीडियो की थी कि 1 लाख जो है ना मंगवा रहा है इजरायली इंडियन से। तो कुछ पॉइंट्स हमें कमेंट्स में भी मुझे मिले, कुछ मतलब चीज़ें मैं मिस कर गया जो कि मुझे बोलनी चाहिए थी, और उसके लिए मैं सॉरी आप कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी। थैंक्स उन भाइयों को जिन्होंने वो मैसेज किए, और कुछ और भी चीज़ें मुझे क्लियर भी हुई, कुछ मुझे फिर स्टडी भी करनी पड़ी। चलेंगे खैर मजीद लोग सर की वीडियो इस पर कि सिर्फ इंडियन को ही क्यों तरजीह दी जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है मेजर गौरव आर्या क्या, और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगा तो मैंने लगा कि यार लेकर आना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। 100,000 इंडियंस विल वर्क इन इजराइल, फिलिस्तीनियंस आउट, इंडियंस इन। 1 लाख भारतीयों को इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जी हमारे पास इतनी जगह है कि हम इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने 1 लाख भारतीयों को भेजें यहां पर काम करने के लिए। तो बड़ी बात है, चलिए देखते हैं कि मेजर आर्या इस पर क्या कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजराइल से एक बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, और बयान यह है कि इजराइल में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी समझने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को इतनी मोहब्बत आ गई और इजराइल ने बोला कि आ जाओ भाई भारतीय, भर भर के आ जाओ हमारे छोटे देश में और यहां पे नौकरी करो और मोटे मोटे डॉलर कमा के वापस भारत भेजो। ये स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है ना इजराइल की और हमास की, यानी कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वहां से लड़ाई उनके साथ शुरू हुई है। हमास फिलिस्तीनी है। यहां पे 90,000 तकरीबन लोग, 90,000 से थोड़ा सा ज्यादा, बट हम 90,000 का फिगर ले रहे हैं। यहां पे 90,000 से ज्यादा लोग आते थे फिलिस्तीनी और इजराइल के अंदर काम करते थे, और इजराइल इनको मोटे पैसे देता था। यानी कि जो गाजा पट्टी में वेतन है उससे 10 गुना ज्यादा। इसी प्लेटफॉर्म पर हम पहले ही न्यूज कवर कर चुके हैं। लेकिन आज नया क्या है? आज नया यह है कि उन सबको बोल दिया थैंक यू। उन सबको बोल दिया थैंक यू, क्योंकि इजराइल के मन में अभी बात हो गई है कि भाई इन पे भरोसा नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों सोचा इजराइल ने कि दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड? उसका यह कारण है दोस्तों कि इजराइल ने सब कुछ करा इन फिलिस्तीनियों के लिए। 90,000 थे, छोटा फिगर नहीं होता 90,000। 90,000 थे, इनके लिए सब कुछ करा, इनको अच्छा वेतन दिया, सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन उसके बाद भी एक बंदे ने कंडेम नहीं करा। एक फिलिस्तीनी ने यह नहीं बोला कि यार जो हम काम करते थे ना, जिन यहूदियों से हम मोटे मोटे पैसे कमाते थे, हर महीने हम मोटा वेतन, तगड़ी तनख्वाह लेते थे, उनके साथ 7 अक्टूबर को गलत हुआ है। नहीं, पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन यहूदी है मार दो। यह माइंडसेट पैलेस्टीनियंस का आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है दोस्तों, बहुत पहले से रहा है पैलेस्टीनियंस का माइंडसेट। और इजराइल को यह बात पता लग गई कि यार दीज पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, फिर हमला होगा वहां से। और दूसरी चीज दोस्तों, जब हमला होगा तो गाजा से होगा। अब इन्होंने ये बोला है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वहां पे अपने बंदे भेजो, लाख तकरीबन। अच्छा दोस्तों, पहले यह सोचना पड़ेगा कि ये जो लाख बंदे हैं ना, ये करेंगे क्या, ये कौन है, ये किन किन फील्ड्स में? तो देखिए, इजराइल में कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ठीक है जी। इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग है। इजराइल में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी है दोस्तों। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी, वो तो ठीक है फिलिस्तीनियों को ले लिया था क्योंकि क्या था कि बगल में थे, लेकिन अब वहां पे भारतीय जाएंगे। पहली चीज, फायदा क्या है भारतीयों को, और फायदा क्या है इजराइल को? भारतीयों को फायदा है कि ये लोग जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा फायदा जो भारतीयों को है वो डॉलर कमाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर्स में पेमेंट होगी, और वापस रेमिटेंसेस भारत आएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी दोस्तों शायद ही या तो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। बहुत जो यहूदी है ना, यहूदी ये बहुत इंटेलिजेंट रेस है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एंटरप्रेन्योरशिप इनमें बहुत है। आप ये लगा लीजिए कि दुनिया का जो पहला एटम बम बना था ना, वो एक यहूदी ने बनाया था। तो भाई पाकिस्तान के लोगों, जब भी आप कहते हैं ना कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो फिर शर्मिंदा हो लो कि भाई उसकी टेक्नोलॉजी तो यहूदियों की थी। डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बम बनाया था। और एटम बम बनाने के बाद जब उसका परीक्षण किया
तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उनको ये प्रेरणा कहां से मिली थी एटम बम बनाने की? वो मिली थी भारत के हिंदू धार्मिक ग्रंथों से। एक इंटरव्यू में उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाया था और बोला था कि वो मैं वही हो गया हूं। और ये सब जानते हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि जो उनको, अच्छा पहले उनका वो बयान सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." There was a student that asked him, and he said, "Dr. Oppenheimer, how do you feel after having exploded the first atomic bomb on Earth?" And Oppenheimer replied, and his reply shocked the audience, it shocked the person that was asking the question. Because Oppenheimer said, well, he said, not the first atomic bomb, but the first in modern times. Robert Oppenheimer was a student of the Mahabharata. He was a student of the Bhagavad Gita, the related text. सुन लिया आपने? और जो लोग उनको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को कितना फॉलो करते थे। और वहीं से उनको आइडिया आया, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र नाम का हथियार जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसी हथियार को देखते हुए उन्होंने बनाया है। तो जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन है महाभारत में, वो ठीक वैसा ही है जो एटम बम का है। ब्रह्मास्त्र चलने के बाद लिखा गया है कि हजारों सूरज की रोशनी के बराबर की रोशनी हो जाती थी। एटम बम जब फायर होता है तो वैसा होता है। उसमें लिखा गया है कि जो कुछ भी एक दायरे में आता है ब्रह्मास्त्र के, वो पूरी धरती को नष्ट कर देता है, सब कुछ, पेड़ पौधे पशु पक्षी एवरीथिंग। एटम बम भी वही करता है। जो उसके आफ्टर इफेक्ट महाभारत में बताए गए हैं कि उसके बाद कई आने वाली पीढ़ियां भी उसकी पीड़ित होती हैं, नाखून गलने लगते हैं, बाल उड़ जाते हैं। वही हुआ था जब जापान में एटम बम चला था, ठीक वही सिम्टम थे। आप ज्यादा चाहिए तो हिस्ट्री टीवी 18 पर बकायदा इस पर एक दुनिया भर के साइंटिस्ट और कई सारे पीएचडी स्कॉलर्स ने मिलकर एक स्टोरी भी बनाई है, वीडियो बनाया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप जाकर उसको देखिए, आपको फर्क पता चलेगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो ऑथेंटिक और साइंटिफिक है कि नहीं है। समझे? तो मैं कहता हूं कि यहूदियों और हिंदुओं का मिला जुला है, तो एटम बम छोड़ दो, मत यूज करो, एटम बम को आग लगा दो। क्योंकि यहूदियों की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदुओं की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो। आगे चल के और डिस्कस करूंगा कि यहूदियों ने क्या क्या बनाया। ये भी खबर में है कि यहूदियों ने क्या क्या बनाया। तो दोस्तों, यहूदियों की ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, इसमें भारतीयों को काम करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। अच्छा, उनका क्या फायदा है? दोस्तों, इजराइल में इस वक्त है बहुत तगड़ा ट्रस्ट डेफिसिट। इजराइल किस पे भरोसा करे? और जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, बाकी दुनिया बात करती है, इंग्लैंड भी बात करती है नेशनल सिक्योरिटी की, जर्मनी भी बात करती है नेशनल सिक्योरिटी की, अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है, चीन भी करता है, रूस भी करता है, जापान भी करता है, दुनिया में हर एक मुल्क। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल डे, हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के, हर सेकंड में अगर कोई ऐसा देश है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट मंडराते रहते हैं, वो देश है इजराइल। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, लेकिन भारत में वो 24/7 वाला मामला नहीं है जो इजराइल में है। तो इजराइल को जब 1 लाख की वर्कफोर्स आएगी भारत से इजराइल को हाईली ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, इजराइल को हाईली डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगा, और इजराइल को ऐसा मैन पावर मिलेगा जिसका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ज्यादातर ये पॉलिटिकल लोग हैं। चुपचाप रहो, काम करो, मेहनत से काम करो, क्वालिटी प्रोड्यूस करो, पैसा लो, कहानी खत्म करो। ये ज्यादातर हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड रहता है। इसलिए आप ये देखते हैं ना कि दुनिया भर में जो टॉप कंपनीज हैं, दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उसके सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। क्यों? ये वर्क एथिक की बात होती है। और ये बात इजराइल को भी समझ में आ गई कि अगर आपको बढ़िया वर्क एथिक वाले लोग चाहिए, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो कभी आपको लेट डाउन ना करें, जो इंटेलिजेंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो लॉयल हो, जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का पंगा हो ही ना, तो इंडियंस आर द बेस्ट बेट। ये इजरायलियों को बात समझ में आ गई। तो अब हिंदुस्तानी जाएंगे इजराइल काम करने के लिए, पूरे के पूरे 1 लाख। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों इजराइल के लिए। अब हम आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों। यहां पे ये
बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत तगड़ा बयान है, बोला है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए गाजा पट्टी का जो सिक्योरिटी है इंडेफिनिटली वो इट विल बी इजराइल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इजराइल की जिम्मेदारी रहेगी, इन द सेंस कि उसने जो एक्चुअल बयान ये दिया है कि ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाजा फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड विल बी इवन आफ्टर द वॉर विथ हमास। यानी कि हमास को कूट देंगे, ये तो तय बात है कि हमास 60-70% ये खत्म कर चुके हैं, बाकी भी खत्म कर देंगे। लेकिन इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है यार कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना गाजा की, वो इंडेफिनेटली इसमें इजराइल इन्वॉल्व रहेगा। उसका कारण है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि इजराइल क्यों कर रहा है। आई थिंक आई अंडरस्टैंड। और क्योंकि हमास जो है ना, हमास एक सोच है, हमास एक सोच का कैंसर है। हमास सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, हमास इज अ कैंसर। और ये जो कैंसर है ये सोच से फैलता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को फेफड़ों का कैंसर है, किसी को ब्रेन का कैंसर है, किसी का, ये सोच का कैंसर है हमास। आप हमास वालों को मार भी देंगे तो इन्होंने अपने जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं उन बच्चों के दिमाग में इतना जहर डाल रखा है कि बड़ा होके वो टेररिस्ट के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। क्योंकि उसने यही उसको, यार देखो, बच्चा तो बच्चा होता है, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड। लेकिन उसकी तरबियत क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसको बचपन से मां बाप क्या सिखा रहे हैं। मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो देखे, मैं डाल नहीं सकता, जाहिर सी बात है, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को ये कि आप बड़े होगे तो क्या बनोगे। तो इंडिया में जैसे कहता ना, मैं इसरो के लिए काम करूंगा, मैं फौज में अफसर बनूंगा, मैंने मैंने IAS IPS ज्वाइन करनी है, मैं कॉर्पोरेट में काम करूंगा, मैं IIM जाऊंगा, IIT, ये सब चक्कर है ही नहीं वहां पे। वो कहता है बड़ा होके क्या बनेगा, कह रहा मैं शहीद बनूंगा बड़ा होके। तो जब आपने पूरे एक कौम को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है, पूरे एक जिसको कहते हैं लोगों को फिलिस्तीनियों ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है बचपन, स्कूल में उनको सिखाते हैं कि मैं यहूदी का गला काटूंगी बड़े होके। छोटी सी बच्ची बोल रही इतनी सी बिलांद भर की कि मैं बड़े होके यहूदियों को ये करूंगी। तो जब आपका दिमाग है, आप बड़े होके क्या करोगे यार, आपने यही काम कर रहे हैं, फिर बड़े होके क्या करोगे, बड़े होके मैंने हमास का कमांडर बनना। ये बहुत बड़ी चीज है उनका। और सेम चीज पाकिस्तान में की जा रही है, सेम, कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान की किताबों में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है, सिखों के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है। और ये बात वहां पे खुद मीडिया रिपोर्ट करती है, खुद मीडिया रिपोर्ट करती है। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून तक बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या, सामने सबूत है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, घर में, स्कूल में, हर जगह। और वो बड़े होके उनका प्रोडक्ट वो क्या तैयार हो रहा है, तो जो बड़े होके भी दिखा दिया। और यही सोच है। सही बात है, प्रॉब्लम हमास से नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच से। फिलिस्तीनियों के लिए दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, दैट इज व्हाट दे एस्पायर टू डू। हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप खत्म कर दोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपके पास ताकत है, आप हमास खत्म कर दोगे। लेकिन वो जो बच्चे के दिमाग में जहर है दोस्तों, वो कैसे करोगे। मैंने एक एग्जांपल, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मैं चाणक्य डायलॉग्स पर गोलू सीरीज करता था ना, मैं अपनी जिंदगी की मैंने कहानियां बताई थी, उसमें शायद मैंने, मुझे याद नहीं ठीक से, पर शायद मैंने वाकया मेंशन करा था। मैं अनंतनाग गया था, अनंतनाग, और ये 370-35 से हटने के पहले की ना, पहले की स्टोरी है, अभी की स्टोरी नहीं है, उसके पहले की। तो मैं वहाँ पे शूट करने के लिए गया था। मैं एक टीवी सीरीज शूट करता था, पेट्रियट करके। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैं ऐसी बच्चों से मैं मिलता रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा अलग गया था। तो वहाँ पे CO साहब थे, मैं था गाड़ी में, तो ऐसी बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी दे रहे थे वहाँ पे, कभी ऐसे पकड़ा दी। और मैं लेकर जाता हूँ, जब भी कश्मीर जाता हूँ तो जेब में 3-4 चॉकलेट रहती हैं मेरे, अगर मुझे याद रहा तो। आई कीप ऑन हैंडिंग आउट टू किड्स। कोई कहता मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। बच्चे होते हैं ना छोटे, अब मासूम बच्चे हैं यार, मासूम बच्चे, इतने इतने बिलांद भर के बेचारे स्कूल से आ रहे हैं, बड़ा बड़ा बैग लेके। उनको देख के दया आती है कि कैसे उठाते होंगे इतना बोझ।
अब भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पढ़ाई कर करके मतलब इट्स टू कॉम्पिटिटिव, तो वो बच्चे भी पढ़ रहे। वो छोटी बच्ची कहती है यार कि मैं बेटा आप क्या, उसको पता भी नहीं, बड़ी मासूम सी, इतनी सी, ठीक है, होगी 5 6 7 साल की, आई डोंट नो कितनी थी वो सर ढकी थी, वो हिजाब टाइप का। आप क्या करोगे बड़े होके? तो एक कोई कह रहा मैं पायलट बनूंगा, कोई कुछ अपनी स्टोरी सुना रहे थे बच्चे। मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं अपने बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। तो यार ये जो आप उस मानसिकता से, अब तो मानसिकता कश्मीर में 370-35 से हटने के बाद और हुर्रियत का जो जनाजा निकला है ना, उसके बाद काफी हद तक कम हो गई है कश्मीर में, काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट सच रेडिकलाइजेशन? दिस इज रेडिकलाइजेशन ऑफ द माइंड। और कश्मीर में तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आजकल की तारीख में कुछ भी नहीं है कश्मीर में। फिलिस्तीन में जो नस्ल दर नस्ल के दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो, मैं बता रहा हूं, फिलिस्तीनी अगर उसके माँ बाप चले जाए ना अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में वो यहूदियों के बीच में और ईसाइयों के बीच में पला बढ़ेगा, वो फिलिस्तीनी बच्चा, उसका बच्चा तीसरी नस्ल भी उतना ही नफरत करेगी, क्योंकि उसको घर में वही सुनने को मिलता है डेली कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, तुम शहीद बनो, वो दिमाग में रहता है। अब वो जीजी हदीद ग्लोबल सेलिब्रिटी, आप उसके कमेंट्स देख लीजिए, ये सबके दिमाग खराब हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सबका दिमाग ऊपर से ऑफ हो चुका है। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे कंट्रोल करना है गाजा, और मुझे गाजा क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि हमास को मारने के बाद वो सोच तो जिंदा रहेगी, और जब वो सोच जिंदा रहेगी तो अगला फिर हमला वहीं से आएगा, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। जब मैं आई कह रहा हूं, मेरा मतलब है बेंजामिन नेतन्याहू, वो कहता है आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। यार मुझे वो कंट्रोल करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, अब कोई ना कोई तो रहेगा वहां पे, जाहिर सी बात है, कौन रहेंगे? फिलिस्तीनी। जब सभी बच्चों के दिमाग में आपने जहर डाल दिया है, तो बड़े होके तो आपने हमास की लीडरशिप मार दी, आपने हमास के बंदे मार दिए, दूसरा हमास खड़ा कर देंगे वो लोग। तो इसलिए इजराइल की मजबूरी है वहां पे ठोकना, वहां पे रहना। और मैं चाहता हूं, ये 2 स्टेट सोल्यूशन बिल्कुल बकवास है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो कह रहा है 2 स्टेट, इंडिया वाले भी काफी कहते हैं 2 स्टेट, कोई 2 स्टेट नहीं, कोई 2 स्टेट नहीं, ये बकवास है, ये बकवास है, ठीक है। दिस होल 2 स्टेट सोल्यूशन इज नॉनसेंस। पैलेस्टीनियंस आर इनकेपेबल ऑफ इवन टाइंग देयर शूलेसेस। इनकी ना अकल है ना दिमाग है, बस इनके अंदर नफरत है, और उस नफरत ने इनको कुछ नहीं दिया, बस सुसाइड बॉम्बर दे दिया, आईडी बना ली इन्होंने, इसके अलावा दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग। वैसे एक बात तो है कि देखिए, इजराइल की तरफ से बड़ी कोशिश हुई, बहुत ज्यादा कोशिशें हुई कि भाई किसी तरह सुलह हो जाए, 2 स्टेट के लिए वो मान गए थे। और देखिए, मैं कहूंगा तो शायद आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, फरीद ज़कारिया का नाम आप लोग सब जानते होंगे, CNN के बड़े टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, मुसलमान हैं। उनका हाल फिलहाल में एक बयान आया है इस पूरे मुद्दे पर, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए कि इजराइल की तरफ से कितनी कोशिशें की गई, लेकिन फिलिस्तीन वाले नहीं माने। सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. सुन लिया आपने? तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आप एक पक्ष को सुनते हैं, आप दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं देते कि दूसरे पक्ष ने क्या कोशिशें की या दूसरे पक्ष ने क्या किया। तो जब आप जिद पर अड़े रहेंगे, तो फिर जिद पर अड़े रहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और यही होगा, यही हो रहा है। अगर 48 में वो सॉल्यूशन मान लिया गया होता, उसके बाद भी 2-3 बार ये इजराइल की तरफ से ऑफर किया गया, अगर वो मान लिया गया होता, तो आज स्थितियां कुछ और होती, आज उस रीजन में खुशहाली होती। लेकिन मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर खुशहाली हो गई तो फिर फंडिंग कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे, अय्याशों वाली जिंदगी हमास वाले कैसे जिएंगे? चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, बड़े अच्छे उसमें रहते हैं,
क्यों नहीं आते फिलिस्तीन में रहने? क्यों कतर में हैं? 5 स्टार लाइफस्टाइल छोड़ के क्यों नहीं आते यहां पर रहने? करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है, क्यों नहीं आते वो यहां पर रहने फिलिस्तीन में? नहीं आएंगे। ये हर जगह से जलील और रसवा होके जाते हैं और मुसलमान देश इनको जलील और रसवा करते हैं। जॉर्डन के खिलाफ इन्होंने साजिश करी, ब्लैक सितंबर, मैंने आपको बताया था ना, तब जॉर्डन ने इनको मार मार कर निकाला। इन्होंने कुवैत के खिलाफ साजिश करी। ये कुवैत में रह रहे, कुवैत का खाना खा रहे, कुवैत की रोटी, कुवैत से पैसा मिल रहा, कुवैत के मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे, कुवैत के स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे फिलिस्तीनियों के, लेकिन ये खड़े सद्दाम हुसैन के साथ। कुवैत ने इनको निकाला जलील करके, इनको फिलिस्तीनियों को। यानी कि ये जिस देश में जाते हैं, एक दो और देश हैं मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने इजिप्ट में दंगा करने की कोशिश करी। आज की तारीख में जॉर्डन की पॉलिटिक्स में जो पुराने रह गए थे फिलिस्तीनी, ये वहां पे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि नाउ दे हैव स्टार्टेड पॉलिटिकली इंटरफियरिंग इन जॉर्डन ऑल्सो। तो कोई भी मुस्लिम देश इनको लेने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं यार ये नासूर है, इनको दूर रखो, वी डोंट वांट देम। सब हाथ जोड़ के तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब, इसीलिए नेतन्याहू कह रहा है कि गाजा पट्टी को कंट्रोल करना है, बस क्योंकि वो यहूदी है, क्योंकि वो इजरायली है, तो उसकी बात का बुरा लगेगा। बाकी मुस्लिम देश जो कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, वो क्योंकि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान। दोस्तों यहां पे लिखा है, एक नई खबर है रूस की, और रूस से ये है। अच्छा, यहां पर मुझे वो जो अरब के एक शेख हैं, उनका बड़ा वीडियो वायरल हुआ था और मैं उस वीडियो को दोबारा से सुनवाना चाहता हूं। उसका हिंदी में मैंने कर रखा है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे आपको पता चलेगा कि जी देखिए, यहूदी और जो अरब हैं वो दोनों तो कजन हैं। फिलिस्तीनी वहां पे कोई नहीं था, ये सब क्या कहें, माइग्रेंट्स हैं वहां पे। और ये मैं नहीं कहता जी, ये अरब के लोग कहते हैं, ये अरब के लोग कहते हैं। और अरब के लोग ये कहते हैं कि भाई जहां ये गए हैं वहीं पे प्रॉब्लम शुरू किया, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कहीं हो। आप सुनिए। السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة. الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل زوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا، هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرآن، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل. وبني إسرائيل لمعلوميتكم، بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوين، أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى، الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه الشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وأشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। सुन लिया आपने? तो यही है सच्चाई। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए भाई, दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतने ही मुसलमान हितैषी हैं, फिलिस्तीन के हितैषी हैं, तो आप बता दो ना, किस मुसलमान देश ने आसपास जो है, किसी ने कहा कि हम अपने यहां रिफ्यूजी लेंगे फिलिस्तीनियों को? आज तक नहीं। महीना भर होने को आया, आज तक नहीं कहा। ठीक है, मदद कर देंगे, पैसे भेज देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे, दवाइयां भेज देंगे, खाना भेज देंगे, अपने घर में बुला के नहीं रखेंगे। चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, कोई भी हो, चाहे वो लेबनान हो, ईरान हो, ना, रखना ही नहीं है बॉस। क्योंकि वो जानते हैं कि फिलिस्तीनी जहां भी जाएंगे वहां पर तबाही फैलाएंगे।
उनकी हरकतें ऐसी हैं और ये सब जानते हैं। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है अब, और पूरा वीडियो देख पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। और जो बात कही थी मेजर साहब ने शुरू में कि यहूदियों के इन्वेंशन और वो, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है देखने का कि जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, आप उनमें देखिए कि यहूदियों की संख्या कितनी है, कितने यहूदियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं और किन किन कामों में मिले हैं, फिजिक्स में मिले हैं, केमिस्ट्री में मिले हैं, और पता नहीं कहां कहां मिले हैं। क्यों मिले हैं पता है ना, नोबेल पुरस्कार। और उसमें मुसलमानों की संख्या जो है, मतलब गिनती की है 4-5 होगी मुझे लगता है, और 200 से ऊपर यहूदी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार मिलता है एक्सीलेंस के लिए, नई नई इन्वेंशंस, खोज के लिए, नई थ्योरी के लिए, नई चीजों के लिए, और उसमें लगता है दिमाग। और यहूदियों के दिमाग के आगे किसी का दिमाग काम नहीं करेगा, इतना तेज दिमाग होता है। तो वही बात मेजर साहब कह रहे थे। तो भाई हाँ भाई, पाकिस्तान के लोगों, एटम बम तो बनाया यहूदियों ने, टेक्नोलॉजी यहूदियों की हो, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? अब आते हैं कि जी 1 लाख जो वर्कर जाएंगे इजराइल काम करने, तो मैं ये कहता हूं कि जी भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, और बिल्कुल अच्छा मौका है। अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे और हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल भारत पर भरोसा करता है। भारतीय कभी इजराइल को बिट्रे नहीं करेंगे, और भारतीयों को काम से मतलब है, काम करेंगे, घर जाएंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। वो तो मैं 100 की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैक्सिमम है जो ऐसा नहीं करेंगे, और इजराइल भी ये बात जानता है। तो इजराइल के लिए भी विन विन है, भारत के लिए भी विन विन है। हमें नई टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़ेगा, रेमिटेंस आएगी, डॉलर्स कमाई होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, और इजराइल को एक भरोसेमंद साथी मिलेगा, ऐसे वर्कर मिलेंगे जो स्किल्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। सबसे बड़ी बात कि उन पर ट्रस्ट होगा भारत का, इजराइल का। इसके अलावा जो इजराइल के एम्बेसडर हैं हमारे यहाँ, उन्होंने एक अपील की है कि भाई इस बार दिवाली पर एक दिया जो है वो इजराइल में उन लोगों के लिए जो किडनैप किए गए हैं और इजराइल के लिए जलाना है। तो भाई बिल्कुल एक दिया उनके नाम पर भी जलाइए और सपोर्ट दिखाइए, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट दिखाना, ह्यूमैनिटी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये सब तो चलता ही रहेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी और भी बातें सीखने को मिली। मेजर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिला, लोग साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिला। कुछ मैंने नीचे लोगों के कमेंट्स भी देखे, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जो इजराइल है ना, जो वैलिड पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा लगा उसका मेजर साहब का, वो ये पॉइंट था कि जो इजराइल है ना, इस वक्त किसी और पर इतना एतमाद नहीं कर सकता, एतबार नहीं कर सकता किसी भी मुल्क के सिटीजन्स पर, जितना वो इंडिया पर कर सकता है। जिसकी वजह से वो इंडियन को हायर कर रहा है, जिसकी वजह से वो इंडियन को सिर्फ बुला रहा है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त भी, और उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये लॉ फॉलोअर्स हैं, मतलब ये कानून को मानने वालों में से हैं। गलती को तो यार से होती हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो मतलब लॉ को फॉलो करते हैं। और जिस तरह हमारा पाकिस्तानी को आपको पता है कि वो दुबई की पुलिस ने भी सरेआम ये बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि उसने दुबई के पुलिस के जो ऑफिसर थे उन्होंने ऑन स्टेज आकर, ऑन कैमरा आकर ये चीज़ कन्फेस की थी कि जो सबसे ज़्यादा इधर क्राइम होते हैं या सिग्नल तोड़े जाते हैं या समझ लें कि लॉ को अनफॉलो किया जाता है या फॉलो नहीं किया जाता, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। हालांकि उसको दुश्मनी तो नहीं थी पाकिस्तानियों से। आज एक ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान। इसी तरह एक खबर भी आज चली है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद कर दिए, टोटली कंप्लीट बंद कर दिए जी। अगे पहले शहरों के बंद किए थे, लहदा शहरों के फलां शहर का पाकिस्तानी नहीं आ सकता। तो अब मेरे ख्याल में उन्होंने आज की वीडियो में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई यूएई ने तमाम जो है ना पाकिस्तानी लेबर्स वर्कर्स को ना उनके वीजे, ये मैंने भी अभी तक न्यूज़ नहीं पढ़ी, ना मुझे पता, लेकिन इतना पता कि पहले कुछ मखसूस शहरों पर बैन था, उधर के लोग उनको मतलब नहीं चाहिए थे, वो नहीं रखते थे। लेकिन आज इसलिए मैं बता रहा टोटली पाकिस्तान पर ही बैन कर दिया। ये तो बड़ी शर्म न्यूज़ है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए गोबर बड़ा थप्पड़ है, बल्कि छितर है। पाकिस्तान के लिए ये गोबर बड़ा छितर है।
यही डिफरेंस है कि वो इंडिया को क्यों बुला रहे हैं। तो है यार, ये हमारी कोताहियां, वहां पर भी जाकर इस तरह के काम करते हैं, वहां पर चोरी की, वहां पर काम ना किया, वहां पर लोग अक्सर लोग जो भीख भी मांगते हैं वहां पर भी, तो ऐसी हरकत करते हैं जिससे उनको भी नुकसान होता है, तो फिर उन्हें बैन नहीं करना है। वैसे यार बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये तो भाई, आप खुद पे डिपेंड करता है ना कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं या खुद बेइज्जत होना चाहते हैं, तो ये तो बंदे पे अपने पे डिपेंड करता है। तो अक्सर पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं भाई, जिसमें हम भी अच्छा पाकिस्तान को खैर वो तो है ही है, जलील कौम है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे आलोक सर ने की थी ना कि भाई जो है ना ये इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और साथ ही साथ इजराइल के लिए, तो ये तो इस वीडियो में लाजमी यही बात है कि भाई जो है ना इजराइल जो है वो किसी दूसरे कंट्री पे बिलीव नहीं कर रहा जितना वो इंडिया पे कर रहा है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल में शायद किसी पहले कंट्री किसी और को कहा हो कि भाई मुझे लेबर चाहिए। पहला यही कंट्री है जिससे उसने 1 लाख की डिमांड की। अच्छा एक तो उनको यह है कि इंडिया के लोग मेहनती हैं, लॉ को फॉलो करने वाले हैं, दूसरा वो उनके करीबी दोस्त हैं, वो किसी और का रिस्क नहीं उठा सकता। हालांकि चाइनीज भी हैं, तमिल भी हैं, तो कितने और भी नेपाली भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो मतलब कितनी कंट्रीज और भी हैं, कमो बेश 200 कंट्री है, चलो पाकिस्तान को निकाल दें 199 कंट्री का है, तो उसमें से सिर्फ उसने इंडिया को मुंतखब किया, तो कोई तो वजह रही होगी। तो वजह ये है कि उनको एक तो लेबर, मेहनत लेबर कम दामों में मिलेगा जो उधर के फ़लस्तीनी हैं, दूसरा चाइनीज उधर क्यों नहीं जा सकते। चाइनीज का जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि चाइनीज जो है वो इंग्लिश कम बोलते हैं, इंडियन जो है वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उधर वो कम्युनिकेशन गैप बहुत थोड़ा होता है, मतलब वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह अगर चाइना यूएसए तो पहले अमीर मुल्क है, उनके उधर से अगर मजदूर इधर आएंगे, यूएसए क्यों नहीं भेज रहा, तो वो महंगे पड़ेंगे। इंडिया के कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा, सस्ते भी पड़ेंगे और लॉ को फॉलो करने वाले होंगे। अच्छा यहाँ ये क्वालिटीज की वजह से उनको बुला बात बड़ी सुन के हैरानी हुई कि भाई उन्होंने कहा कि जिसने एटम बम बनाया वो यहूदी था, और ये मेरे ख्याल में उन्होंने तकनीक हिंदू से हासिल की, भगवत गीता से। उसने कन्फेस भी किया, वीडियो के अंदर भी वो मान रहा था कि मतलब वो बल्कि लाना बोल रहा था, भगवत गीता की लाना, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो लाने बोल रहा था जो भगवत गीता के अंदर लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो बोल रहा था। तो ये चीज़ तो आपके सामने, अब वीडियो के सामने वो बोल रहा है, इससे तो इसको तो अब हम जुटला सकते नहीं। और हिंदुओं की टेक्नोलॉजी छोड़ दें जो है एटम बम वाली है, छोड़ दें। अब उसको बना लिया हुआ है, बना हुए भी को 30 साल हो चुके हैं तकरीबन 25-30 साल हो, तो उसको छोड़ कैसे दें? 30 हाँ लगभग कितने हो गए हमें? 1998 में हमने किए थे ना, 1998 में किए थे चागी में, बिल्कुल। तो कम से कम 25 साल हो गए हमें, मतलब मैं इस तरह नहीं हो सकता कि उन्होंने किया तो। और 25 साल हुए हमें एटॉमिक पावर बने हुए, और हमने 100 साल से ज़्यादा के लोगों के उनको धमकियाँ देनी है। हमारे पास एटम बम, मतलब जितनी वो धमकी देती है इससे तो 1000 साल बनता है, बस हर बात कोई होती नहीं, भाई हमारे पास एटम बम है, हमें ना छेड़ना, हम वो गिरा देंगे। या जिस तरह एक पंजाबी में कहावत दी जाती कि खुसरिया के घर बहाल होया तो उन्होंने चट के मार छड़िया। जो पंजाबी के लोग वो समझ, मतलब हिजड़ों को जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि हिजड़े बच्चे पैदा एक में किन्नर क्या उनको समझ आया, इतना उनको पता है, या उनके घर बच्चा पैदा हो जाए ना, तो सारी बात वो तो उनके पास सलाहियत होती नहीं है। तो जब कभी कुदरत का निज़ाम हो कि उनके अंदर सलाहियत ना भी हो, लेकिन किसी तरीके से भी वो बच्चा पैदा हो जाए, तो वो उसको चूम कर मार देते हैं कि यार वो उनके नई चीज़ जो होती है। ये सेम पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान के इतनी सलाहियत वाला था नहीं, उनको अल्लाह की ज़ात ने दे दी है, जिस तरह भी चोरी किया, जो भी सिनेरियो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मिल गया। पाकिस्तानी अब उसको चूम कर कहीं ना कहीं मार ही देंगे, ख़त्म ही कर देंगे। मुझे भी लगता है कि बस वो हर बात होती है तो वो जिस तरह हिजड़ों के पास, खुसरों के पास, किन्नर के पास बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका ढंढोरा करते हैं कि देखो हमने भी बच्चा पैदा कर लिया, देखो हमने भी बच्चा पैदा कर लिया। तो पाकिस्तान की भी मिसाल यही है, वो ढंढोरा कर रहे हैं बच्चा पैदा करके, लेकिन हालांकि थे ये हिजड़े। हकीकत बात ये बड़ी फिट होती है इनके पर ये मिसाल, हर बात पर एटम बम, हर बात पर एटम बम।
तो भाई है तो छोटे से लेकर बड़े तक, तो फिर क्या कहते हैं, और किसी कंट्री के पास नहीं है वो उनकी कभी सुनी है धमकी। लेकिन लड़ाई उनकी इतनी नहीं ना होती जितनी पाकिस्तान। आप रशिया, हालांकि इतने वॉर है, रशिया ने धमकियां दी, हालांकि उनको इस सिनेरियो में लेकर आया है। उन्होंने कहा कि अगर हम ना रहे तो दुनिया को भी हम नहीं रहने देंगे। उन्होंने वाज़ेह कहा, ट्विटर ने साफ, और उनके ऑटोमेटिक मोड पर है जो एटम बम है, ऑटोमेटिक मोड पर जब उन पर कोई हमला इस तरह का होगा ना तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड हो जाएंगे। अच्छा, एक्टिव, हाँ जी, ऑटोमेटिक मोड है ना। मतलब मैं ये एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उधर मैंने ये पढ़ा था उनके भाई ऑटोमेटिक मोड पर है, जब उनको कोई हमला होगा इस तरह का तो वो उनके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मतलब एक्टिव हो जाएंगे। हाँ जी, और इंडियन को इजराइल क्यों तरजीह दे, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत है। लॉ को फॉलो करने वाले सस्ते पड़ गए, उसके बाद कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, और इससे इंडियन को बहुत फायदा होने वाला है। सबसे ज़्यादा ये कि उनको इजरायली टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। ये मैं कहता हूँ गोल्डन पीरियड है इंडियन का, और गोल्डन चांस है इंडियन के लिए। लेबर अकेले लेबर में जाना है, अल्लाह के बंदे के लिए लेबर ही है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक मेरी बात, आप एक वर्कर ही कर लें, मैं मानता हूँ। एक वाइंड करने वाला मोटर वाइंडर एक समझ है, वो जाता है इधर से इंडिया से इजराइल। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझ इधर की मोटर में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या उधर में क्या डिफरेंस है, एफिशिएंसी हर चीज़ उसमें काउंट होती है। तो वो ये सीखेगा ना कि हमारे उसकी डिवाइस में क्या फ़र्क है, सीखेगा कि नहीं सीखेगा। इसी तरीके हर जो भी वर्कर जाएगा, अब हम इधर चुनाई करते हैं कि हम इधर जो अपनी इमारत बनाते हैं इसमें ईंटें हैं, सीमेंट है, गारा है, तो रेत बजरी टाइप की चीज़ें हैं। अब कई ऐसी कंट्री है जिसमें ये चीज़ें नहीं होती, वो कोई और मटेरियल भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सीमेंट की जगह। तो ये चीज़ें सीखने को मिलेगी, अगर वो वर्कर भी है तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी इंडियन को, और इंडिया को इसलिए तरजीह दे रहे हैं, वो पहले मैं बता इससे इंडिया को फायदा बहुत होगा। एक तो ज़र मुबादला जो है, जो इनका डॉलर है वो इनकी बढ़ेगा, चलें जी, खैर उसके बाद रेमिटेंस ज़्यादा हो गए। मज़ेदार सी वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।